ए भाई मोरे पातर हो जइब, आ पढ़ाई कर ले लेके आतर, ना त पातर हो जइब। पढ़ाई कर ले लेके तू आतर, ना त पातर आतर मतलब होता है अंतराल। तो आइए, जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इसी तरह से मुस्कुराते मुस्कुराते समय का अंतराल ले लेकर के पढ़ते रहिए, तब जाकर के मजा आएगा। हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, वो भी कहाँ के, तो बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये क्लास जो है आपका 22 नंबर क्लास है। तो आइए हम लोग चलते हैं। इसके पहले के जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, वो हम पढ़ा चुके हैं। 21 नंबर वीडियो जाके आप देख लीजिए। और ये कहाँ मिलेगा, तो आप प्रगति पथ चैनल में चले जाइए, प्लेलिस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का खोलिएगा, उसमें पूरी तरह से बजाबते पढ़ाया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 21 नंबर वीडियो देख लिए होंगे। तो आइए हम लोग आज का क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे हम पूछ रहे हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स ही थे। गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं तो वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय पूछेंगे तो उसके बाद जो आए थे वो द्वितीय हो जाएंगे, यानी कि कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस आए थे अमेरिका से, वहां आजादी हो गई थी और इनको विदा किया गया कि अब जाइए भारत में, आपको गवर्नर जनरल बना करके विदा किया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल नहीं, भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बना के विदा किया गया था। कब, तो आइए हम लोग देखते हैं। इनका कार्यकाल रहता है 1785 मेरे भाई, 1785 से 93 तक। 1785 से 93 तक आते आते पहिल का काम किए। 1789 में काम करते हैं, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा। दासों का खरीद बिक्री धड़ल्ले से चल रहा था। कई प्रकार के दास थे, कृषि काम करने के लिए अलग, गोबर पाथने के लिए अलग, जो है राजा महाराजा का सेवा करने के लिए अलग, सैनिकों में भी कई प्रकार के रहते थे जो दासों का काम करते थे। महारानी का सेवा करने के लिए अलग, रानी का सेवा करने के लिए अलग। ये सब दासों के पर क्या कर दिए, प्रतिबंध लगा दिए खरीद बिक्री पर। ओके, कब, 1789 में, 89 में। याद रखिएगा, कॉर्नवालिस ने दास प्रथा को भारत में क्या किया, समाप्त किया। उसके बाद देखिएगा इन्होंने कई सुधार किए हैं कॉर्नवालिस, इसीलिए इन्हें अंग्रेजी सत्ता का भारत में वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है। जैसे पुलिस सेवा को बहाल किया, सिविल सेवा का नींव रखा। सिविल सेवा जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, उसका नींव के रख ले था, तो कॉर्नवालिस। ओके, तो इस तरह से इनको देखा जाता है। सबसे एक बढ़ियार काम 93 में किए हैं। जब ये जा रहे थे, 93 में ही चले जाएंगे, तो जाने के टाइम में एक बढ़ियार काम करते हैं, एकल कानून संहिता का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। संहिता निर्माण यानी कानून को एक जो है कि संगठित करना, क्योंकि गवर्नर के रूप में तो बहुत सारे आते रहेंगे, बहुत सारे जाते रहेंगे। क्या कानून है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक संहिता रूप से कानून को रहना चाहिए, जिसे कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता था। तो उसी को क्या किया, एकल कानून संहिता का निर्माण किया। इसके अलावा फौजदारी अदालत को समाप्त करके इन्होंने 4 भ्रमणशील अदालत का स्थापना किए हैं, जिसमें होता था कि मुस्लिम जो मामले होते थे, मुकदमे या हिंदू मुकदमे होते थे, तो हिंदू मुकदमे की सुनवाई हिंदू कानून से, मुस्लिम मुकदमे की सुनवाई मुस्लिम कानून से किया जाता था। तो इसमें फौजदारी अदालत के स्थान पर कौन से अदालत लाए, 4 भ्रमणशील अदालत की स्थापना किए हुए हैं। कॉर्नवालिस को भारतीय क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त को जनक कहा। ये अस्थाई बंदोबस्त क्या था, तो जो पहले से गवर्नर जनरल थे, पहले का गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। उन्होंने क्या लाया था, तो उन्होंने लाया था इजारेदारी व्यवस्था, जिसे जिम्मेदारी व्यवस्था भी कहता है। जिम्मेदारों को क्या किया जाता था, कुछ क्षेत्र दे दिए जाते थे और उन क्षेत्रों का लगान वसूलना है, कर लेना है।
तो वह जमींदार क्या करते थे, वसूल करके और किसको देते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय शासन करती थी, उसके खजाने में भेज देते थे, यानी जिम्मेदारों को दे दिया गया था। तो इनके समय में क्या कर दिया गया, अस्थाई कर दिया गया, यानी कि रेट को फिक्स कर दिया गया, घटाया बढ़ाया नहीं गया, और कहा गया कि आपको ये रेट जो है फिक्स किया जाता है, यानी जो लोग थे कृषि कार्य कर रहे थे उनके ऊपर अस्थाई था, उतना देना ही देना था। और उसी में एक सूर्यास्त का नियम भी लाते हैं। सूर्यास्त का नियम था कि कुछ लोग नहीं देते थे, जिम्मे जो जमींदार होते थे समय से नहीं देते थे पैसा, तो उनके लिए क्या किया, सूर्यास्त का नियम लाया कि आप क्या करिएगा कि फलाने डेट को सूर्य का अस्त होने से पहले लाके जमा कर देना है, और नहीं तो आपका जमींदारी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त समझा जाएगा, और उसका बोली लगा करके नीलामी किया जाएगा। 4 लाख 5 लाख 6 लाख जे बेसी दी उसी को जमींदार बनाया जाएगा। तो ये क्या हो रहा था, कोई 8 लाख में मान के चलिए कि जमींदारी वहां का उस क्षेत्र का ले लेगा, तो कहां से देगा, अपने पॉकेट से थोड़े देगा, लोगों से ही, जो कृषि कार्य कर रहे हैं उन्हीं से तहसील करके क्या करना था, देना था। कहिए कि जमींदार को क्या मिल रहा था, तो सब तो फायदा जमींदारे को था। वो मनमाने तौर से तहसील रहे थे और अधिक पैसा तहसील ले रहे थे, जबकि जमींदारों को भी 11% कहा गया था कि जो आप आय तहसीलिएगा उसमें 11% रख लीजिएगा, बाकी से 89% जो है आप यहाँ खजाना में जमा करना है। लेकिन फिर भी जमींदारों का पेट नहीं भर रहा था, वो ज़्यादा वसूल लेते थे। तो इसमें भी जो है कि खामियां देखने को मिलती है, हम लोग इसके सुधार के बारे में भी देखेंगे। लेकिन हाँ, अस्थाई बंदोबस्त में देखिएगा या इजारेदारी व्यवस्था में भी देखिएगा तो जमीन का मालिक कृषक नहीं रहते हैं। कहिए कौन रहते हैं, जो खेती कर रहा है ना मालिक होगा, नहीं, पूरा एरिया का जितना एरिया का जमींदारी मिला हुआ है उसका जमीन का मालिक जमींदार ही होता था। अगर जो आदमी समय पर नहीं लगान को देता था उसका जमीन छीन करके और दूसरे और को जमींदार दे देते थे, या वह जमींदार का ही जमीन समझा जाता था। आज तो व्यक्तिगत ये हमार प्लॉट है, ये हमार प्लॉट है कहते नहीं हैं, उस समय ऐसा नहीं था। पूरा एरिया का जमीन का मालिक कौन होता था, जमींदार होता था। तो ये सब उस समय व्यवस्था था, किसके समय, कर्नवालिस के समय। यह 93 में रहेगा। आइए रिवाइज मार लेते हैं। सबसे बड़ा काम 89 में दास प्रथा का क्या किया, अंत कर दिया। दास प्रथा को समाप्त करने वाले कौन हैं, तो कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लाने वाले कौन हैं, कर्नवालिस। सिविल सेवा का नींव किसने रखा, कर्नवालिस। उसके बाद पुलिस सेवा हो गया, या आपको फौजदारी मामला को, ये जो अदालत है फौजदारी अदालत को भ्रमणशील अदालत में तब्दील कर देता है। यहाँ तक कि एकल संहिता कानून को 93 में कर्नवालिस कोड के नाम से लागू कर देता है। इसको याद रखिएगा, एकल संहिता कर्नवालिस ने ही लाया था। और ये 93 में चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे कार्यकाल के लिए आएंगे, कब, जब वेलेजली चला जाता है 1805 में, उसी समय दूसरे कार्यकाल के लिए कर्नवालिस को गवर्नर बना करके विदा किया जाता है। और दूसरे कार्यकाल में 1805 में जैसा ही इनको बनते हैं उसी समय एकदम मृत्यु हो जाती है। भारतीय क्षेत्र में इनकी कर्नवालिस की मृत्यु हुई है। और गाजीपुर में, हाँ, बनारस के बगल में जो गाजीपुर हमारा है, इनका समाधि स्थल बनाया गया है गाजीपुर में। तो कर्नवालिस की मृत्यु भारतीय क्षेत्र में हुई है, याद रखिएगा। उसके बाद अच्छा एक चीज पूछ रहे हैं, अस्थाई बंदोबस्त किसके कहने पर लागू किए थे कर्नवालिस, तो याद रखिएगा जॉन शोर के कहने पर। ये अध्यक्ष थे आय विभाग में, ये अध्यक्ष के पद पर थे, और इन्हीं के कहने पर कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था, सर जॉन शोर। और ये जब जाते हैं 93 में कर्नवालिस, तो उसके बाद गवर्नर जनरल बंगाल का जॉन शोर को बनाया जाता है 93 से लेके 98 तक। और ये कुछ काम नहीं करते हैं, बस जैसा था उसी को फॉलो करते हैं। कहते हैं कि ढेर सुधार करके चल गए हैं कर्नवालिस, हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी अहस्तक्षेप की नीति को
पालन करते हैं कौन? जॉन शोर। तो सर जॉन शोर को याद रखिए 1793 से 98 तक इसने क्या किया? तो कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसीलिए सर जॉन शोर को किस नाम से जाना जाता है? तो अहस्तक्षेप की नीति लाने वाला, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। 93 से 98 तक रहते हैं कौन? सर जॉन शोर। 98 तक, 98 से 5 तक वेलेजली, जिसे बंगाल का शेर कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली आपका आता है 1798 से 1805 तक। वेलेजली रे वेलेजली, लाया तूने सहायक संधि। सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड वेलेजली को। सहायक संधि क्या था? पढ़ाए हैं, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, देखिए सहायक संधि क्या था। कहिएगा सहायक संधि में होता क्या था? मोटे तौर पर मैं बता देता हूं आपको कि जो राजा महाराजा का अपना क्षेत्र था वहां सेना वगैरह रखते थे, अपने नियम कानून को लागू करते थे क्षेत्र में। लेकिन सहायक संधि ये इसलिए लाता है कि यह संधियां वगैरह करके अपने प्रेसिडेंसी को मजबूत करके काफी अंग्रेजी सेना जो थी वो भी मजबूत हो गई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा से भी काफी मजबूत हो गई थी, क्षेत्रों पर काफी पकड़ भी हो गया था। इसीलिए यह कहता है कि मैं अब पूरी तरह से क्या करूंगा? वहां के राजा से संधि करूंगा और कहूंगा कि अपनी जो सेना है वह को भंग कीजिए और मेरे सेना को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना को अपने दरबार में रखिए। जरूरत पड़ने पर हम आपका साथ देंगे। किसी के साथ लड़ाई होगा तो, लड़ाई दूसरे के साथ तो होना नहीं है, अंग्रेज के साथ ही होना है। तो वह जो है क्या हो जाता है? पूरी तरह से राजा बौना हो जाता है, क्योंकि यह पूरी तरह से हस्तक्षेप करने लगते हैं उनके काम में, नियम कानून में, निर्णय में, विचार विमर्श में, सारा हस्तक्षेप करते हैं आंतरिक मामला में राजा महाराजा के। कौन? अंग्रेज। उसके लिए प्रॉपर रूप से राजा के दरबार में एक रेजिडेंट रखते हैं। रेजिडेंट, हर एक राजा के दरबार में एक रेजिडेंट रहता है जो पूरी तरह से हस्तक्षेप करता है उनके कामों में, और जो सहायक संधि नहीं करता है उस पर दबाव बनाते हैं सहायक संधि करने के लिए, जिसके तहत देखा जाए सहायक संधि के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्रों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लिया था। सबसे पहला क्षेत्र पूछेगा सहायक संधि को मानने वाला, तो हैदराबाद के निजामों ने आवते आवते, ये 98 में आए थे, लेके आए थे उसी समय मान लिए। कौन? यहाँ लिख दे रहे हैं सहायक संधि के बारे में, यादें कर ली है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहल का कौन थे? निजाम थे। निजाम कहाँ रहते थे? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में। ये कब किए थे? तो आवते आवते 1798 में। उसके बाद 98 के बाद 99 होता है। 99 में आप देखिएगा तो मैसूर का चौथा युद्ध हुआ है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई है। 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या कर देता है। उसे फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। और वहां पर हत्या होने के बाद अडियार वंश का एक छोटा बालक को बैठा करके और उससे क्या किया जाता है? सिग्नेचर करा लिया जाता है। किस पर? सहायक संधि पर। और उसके तहत वहां के सैनिकों को भंग करके और मैसूर को अपने में मिला करके मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया जाता है? बड़ा कर दिया जाता है। तो दूसरा का लिख लीजिए आपका, यानी कि कौन था? मैसूर। मैसूर राज्य था जो 1799 में। उसके बाद देखिएगा 1800 में फिर दोबारा से करते हैं। किसका? 1800 में फिर दोबारा से करते हैं हैदराबाद के निजामों से, कि कुछ चीज छूट गए थे। उसके बाद अवध के नवाब, अवध 1801 में अवध के साथ भी करते हैं। क्या चीज? उन पर आरोप लगाया जाता है कि आप शासन व्यवस्था को ठीक रूप से नहीं चला रहे हैं। कुशासन का आरोप लगा करके पहला अवध को क्या कर लिया जाता है? हड़प लिया जाता है। इसी तरह से देखिएगा कि पूरी तरह से कई क्षेत्र को अंग्रेजों ने सहायक संधि के मुंह में, संबलपुर आता है, संबलपुर, संबलपुर आई ना कहिएगा,
मराठा के में पेशवा जो रहते हैं, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भी किया था। बेसिन की संधि भी इसी समय में हुआ है। पूना का पेशवा कौन रहते हैं? बाजी राव सेकंड जो है, ये भी जो है सहायक संधि किए हुए हैं। सहायक संधि के तहत क्या करता है, पूरी तरह से बहुत सारा क्षेत्र को वेलेस्ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में मिला लेता है। वहाँ का क्षेत्र सैनिक को भंग करके रेजिडेंट रख देता है। तो सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वेलेस्ली। इसे बंगाल का शेर भी कहा जाता है। आगे देखिएगा तो सिविल सेवा का नींव किसने रखा था? कर्नवालिस ने। लेकिन ट्रेनिंग के लिए एक कॉलेज की स्थापना करता है। कौन? वेलेस्ली। आपको बताए चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में होता है। टीपू सुल्तान की इसी वर्ष मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिएगा सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक? तो 1803 से 5 तक। 1803 से 5 तक। 1803 से 5 तक। कहीं कहीं 6 भी लिखा रहता है, गड़बड़ाइए नहीं। जो ऑप्शन में है उसी को मार लीजिएगा। 1803 से 1805 तक। इसमें बेसिन की संधि होती है। बेसिन की संधि होती है। और बेसिन के संधि तो 1802 में हो गया था मोरे भाई, 1802 में हो गया था। लेकिन इसके साथ अलग अलग होलकर से, आपको सिंधिया से अलग अलग संधियां होती है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो के देखिए। आंग्ल मराठा युद्ध आपको अच्छा से समझ में आएगा। प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला यही है शख्स, जिसको पहचान लीजिए, जिसका नाम है वेलेस्ली। वेलेस्ली, तूने क्या कहर ढा रखा? प्रेस पर प्रतिबंध। ये तुमने नाइंसाफी का हद पार कर दिए। क्योंकि उस समय टेलीफोन नहीं था कि आपके पास हम फोन करके बताएं हमारे यहाँ अत्याचार अंग्रेज कर रहे थे। ये तो उस समय टेलीफोन नहीं ना था कि हम आपको बता देंगे। चिट्ठी वगैरह नहीं था, कुछ है ये नहीं था। एक जगह से दूसरे जगह संदेश जाने का माध्यम केवल एक पत्राचार और प्रेस ही था। और प्रेस जो है इस सारी चीजों को क्या कर सकते थे? जानकारी दे सकते थे, फैला सकते थे बातों को। और जो है कि कुछ ऐसा आर्टिकल लिखने लगे उस समय के संपादक, जिससे क्या होने लगा? लोगों में आक्रोश होने का डर बनने लगा। जिसके चलते वेलेस्ली क्या करता है? प्रेस पर प्रतिबंध लगा के रख देता है। 5 में जाता है। 5 में दोबारा दूसरा कार्यकाल के लिए आएगा। कौन? कर्नवालिस। लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। गाजीपुर में उसका क्या है? समाधि स्थल है। तत्काल उसी समय जो है ना, बार्लो को बनाया जाएगा। बार्लो, सर जॉन बार्लो। तो ये ज्यादा दिन तक नहीं, 2 साल तक, 5 से 7 तक, 1805 से 7 तक बार्लो रहेंगे। और उसके बाद 7 से 13 तक आपको मिंटो फर्स्ट रहते हैं। तो मिंटो फर्स्ट को भी हम लोग देखेंगे। बार्लो ने एक काम बहुत अच्छा किया, कहिएगा कौन चीज? तो सैनिकों को माथे पर जो तिलक लगा रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और जो मुस्लिम धर्म के लोग दाढ़ी रखते हैं या टोपी पहनते हैं, सब पर प्रतिबंध लगा दिया। सिख धर्म के भी जो भी कृपाण वगैरह होते हैं, जो शेखा होता है, टोपी वगैरह, सारा चीज पर क्या होता है? प्रतिबंध लगा देता है। कौन? बार्लो। बार्लो प्रतिबंध लगा देता है, जिससे धार्मिक ठेस पहुंचता है हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्म के लोगों को। और उन लोगों ने क्या किया कि इसका खामियाजा जो है 1806 में तमिलनाडु का वेल्लोर नामक स्थान पर जो देसी सैनिक थे, वो विदेशी सैनिक जो अंग्रेजी सैनिक थे, उन पर क्या करते हैं? 200 सैनिकों पर कहर ढा देते हैं, हत्या कर देते हैं यानी कि। लेकिन फिर क्या करता है? उसे दबाने में सफल रहता है सर जॉर्ज बार्लो। यही घटना वेल्लोर वाला जो घटा था, 200 सैनिकों की हत्या हुई थी। कहिया? तो 10 जुलाई 1806 को। और उसके बाद पूरी तरह से सैनिकों को क्या करता है? संगठित करता है, ड्रेस कोड रखता है और कहता है चमड़े के टोपी जो पहनना अनिवार्य कर देता है। तो ड्रेस कोड
और ये चमड़े की टोपी, तिलक दाढ़ी से संबंधित। तो बार्लो याद रखिएगा, सर जॉर्ज बार्लो 1806 में बेलौर का विद्रोह हुआ था। देसी सैनिकों ने जो अंग्रेजी सैनिक थे उनकी हत्या कर दी थी 10 जुलाई 1806 को। उसके बाद इनको बुला लिया जाता है और 1807-13 तक मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, मार्ले मिंटो दूसरा है, ये मिंटो फर्स्ट केवल है। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 7 से 13 तक इनके समय में एक संधि होती है जिसे 1809 में अमृतसर की संधि कहते हैं। 1809 में अमृतसर की संधि किसके बीच होती है? तो संधि करने के लिए मिंटो फर्स्ट नहीं जाते हैं, अपना चार्ल्स मेटकॉफ को विदा करते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ एक अंग्रेज अधिकारी ही रहता है, उसको विदा करते हैं। कहाँ? उस समय के तत्कालीन शासक पंजाब के जो थे रंजीत सिंह के पास। रंजीत सिंह से और मेटकॉफ के बीच क्या होता है? अमृतसर की संधि होती है, जिसमें कहा जाता है कि सतलज नदी जो है आपका सीमा रहेगा, उसके दक्षिण में जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र रहेगा और उसके उत्तर वाला क्षेत्र है, पूर्व और उत्तर का क्षेत्र पंजाब का यानी रंजीत सिंह का क्षेत्र माना गया। यानी सतलज नदी को सीमा रेखा मान लिया जाता है और इन्हीं के काल में 1813 में तक रहते हैं और 1813 में ही आता है चार्टर एक्ट 1813। याद आया? 13 में चाय और चीन पर क्या था? प्रतिबंध। कहिएगा चाय चीन क्या है सर जी, जरा मुझे बता दीजिए। तो कुछ भी नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पिछले 20 वर्षों के या उससे भी पिछले 20 वर्षों के लिए एकाधिकार यहाँ मिला हुआ था व्यापार करने के लिए। और भी अंग्रेज अधिकारी जो थे त्यागपत्र दे करके और व्यापार कर रहे थे, उनको खुले तौर पर व्यापार करने के लिए अनुमति नहीं था। आपको बताए हैं वारेन हेस्टिंग के समय में 3 चीज पर मिला हुआ था। तो उस समय 1813 के चार्टर एक्ट में होता क्या है कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है कंपनी का और कहा जाता है कि सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए दरवाजा जो भारत का है वो खुला रहेगा, केवल चीन में प्रतिबंध रहेगा। यानी ये सब जो ब्रिटिश व्यापारी हैं चीन में नहीं व्यापार करेंगे, यानी चीन पर प्रतिबंध था। यानी चीन में एकल ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार सुरक्षित था और भारत में चाय के व्यापार पर सुरक्षित था। यानी चाय का व्यापार दूसरा कोई नहीं करेगा, जब भी करेगा चाय का व्यापार कौन करेगा? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। तो वही चाय और चीन केवल एकल अधिकार में था ईस्ट इंडिया कंपनी के, बाकी सबों के लिए दरवाजा ओपन हो जाता है। 1813 में चाय चीन, याद रखिएगा। आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। कर्नवाली 1785 से 93 तक सबसे इंपॉर्टेंट दास प्रथा को 89 में क्या किया? प्रतिबंध कर दिया। दास जो बिक रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा देता है। सिविल सेवा का नींव रखा और पुलिस सेवा, कानूनी संहिता को भी कर्नवालिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सर जॉनसोर को याद रखिएगा, अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। कर्नवालिस में अस्थाई बंदोबस्त लागू होता है, जो बीबीयू बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में ही, यानी कि 19% भूभाग पर ही, जो ब्रिटिश का क्षेत्र था ना, सब पर नहीं अस्थाई बंदोबस्त लागू था, केवल ब्रिटिश के क्षेत्र में 19% पर लगल था अस्थाई बंदोबस्त। यह किसकी पद्धति थी? किसने ये दिमाग दिया था? तो सर जॉन सोर ने ही ये दिमाग दिया था और इसमें सूर्यास्त का नियम को लागू किया गया। आइए देखते हैं, वेलेजली को तो याद कर लीजिए, सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है और बंगाल का शेर भी कहा जाता है। सिविल सेवा के लिए ट्रेनिंग सेंटर। सेकेंड जो है आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के समय में हुआ है और फोर्थ जो हुआ है मैसूर के साथ है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई है, वो वाला इनके समय में हुआ है। प्रेस पर प्रतिबंध, वेलेजली, सहायक संधि और प्रेस, याद कर लीजिए वेलेजली होगा। बार्ले ने क्या किया? तिलक और दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। तिलक लगाने और दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा लिया। और मिंटो फर्स्ट को याद कर लीजिए, 1809 में अमृतसर की संधि करता है और 1813 में चार्टर एक्ट आता है, जिसमें चाय और चीन को एकल सुरक्षित रखा जाता है, बाकी
क्षेत्र में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश के व्यापारियों को खुला कर दिया जाता है और 20 वर्षों के लिए ये चलेगा। 1813 से कितना तक, 33 तक। और 1833 में देखिएगा आएगा अधिनियम जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी केवल अब बंगाल का ही नहीं रहेंगे। 1833 का जो चार्टर एक्ट आएगा उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो इस तरह से आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज का सेवा को देते हैं यहीं विराम। चैनल को प्रगति पथ आपका चैनल है, उसको शेयर करिए जरा। आपके पास तो दोस्त मित्र बहुत सारे पढ़ने वाले हैं जी, हैं। जो स्टडी ग्रुप आपके पास है, चैनल वगैरह, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसमें शेयर करिए वीडियो को। मैं दिल खोल करके और नैया डोला के पढ़ाऊंगा, नैया डोला के पढ़ाऊंगा। शेयर कर दीजिए मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।